तौर पर दिख रहा है और हर चुनाव दर चुनाव ये और मजबूत होता चला जा रहा है कि अभी भी नहीं सीखा तो फिर कब? फिर तो आप छोड़ दीजिए। अगर अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक साथ एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर कुछ नहीं करती हैं, जनता को अपने साथ लेकर उस तरह से नहीं सामने आती हैं और सिर्फ बयानों तक और इस तक ही रह जाती हैं, तो ये सवाल तो बनता ही है। शाकिब जुड़े हुए हैं अगर हमारे साथ। शाकिब, फिलहाल की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? फिर अमलिंदु जी और समीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या सीमांचल से मुस्लिम वोट ये सब, हालांकि हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि एनालिसिस तब होता है जब तस्वीर कुछ असली हो, लेकिन फिर भी क्या कुछ आपको जमीन से सुनने और देखने के लिए आपको मिल रहा है? देखिए, एमआईएम पर बात करना वक्त का ज़िया है, वक्त की बर्बादी है और उस पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। एमआईएम के सोशल मीडिया हैंडल्स को आप देखेंगी तो आप देख पाएंगे कि वो उनका पूरा चुनाव कैंपेन महागठबंधन के खिलाफ था। असदुद्दीन ओवैसी जितनी बार सीमांचल गए उन्होंने एक लफ्ज़ भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला है। वो तेजस्वी को टारगेट करते रहे हैं। उनके जो ट्रोल समर्थक हैं, गालीबाज समर्थक हैं, वो भी तेजस्वी को ही गाली बकते हैं। और आज भी अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगी तो उनके जो भक्त हैं वो या तो अपनी खुशी में जीत में खुश हैं कि हम इतना सीट जीत गए, या वो तेजस्वी को गरिया रहे हैं। उनको बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए फालतू टाइम एमआईएम पर खर्च करना मुझे लगता है बेमानी है। अब दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है? क्या ये परिस्थिति वाकई सामने आ जाएगी कि एनडीए की सरकार बिना नीतीश कुमार के समर्थन के बन जाएगी बिहार में? क्या इतनी सीटें एनडीए के पास आ जाएंगी माइनस नीतीश, कि वो बिना नीतीश के समर्थन लिए सरकार बना लेंगे पटना में? या अभी भी आप देखिए कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक उम्मीदवार जीता है 4 लीडिंग में, आरएलएम का एक भी उम्मीदवार अभी नहीं जीता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। एलजेपीआर का भी किसी भी उम्मीदवार का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लीडिंग में है सिर्फ, अभी रिजल्ट डिक्लेयर उनका एक भी उम्मीदवार का नहीं हुआ है। तो क्या ये, अब हम एनडीए के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो क्या ये माइनस नीतीश सरकार बनाने में भाजपा सफल हो जाएगी? और अगर माइनस नीतीश नहीं होती है, नीतीश के समर्थन के बिना एनडीए की सरकार पटना में नहीं बनती है, तो क्या नीतीश मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और क्या आरजेडी और नीतीश की पार्टी को मिला करके कल को संभावित, मान लीजिए कि नीतीश जी पलटी मारें, तो क्या महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के पास इतनी सीटें होंगी कि वो प्लस नीतीश 6 महीने बाद, साल भर बाद अपनी सरकार बना ले? ये असल देखने वाली बात है। सीटों की संख्या क्या रहती है फाइनल ट्रेंड में? अभी ट्रेंड ही आ रहा है। आप सोचिए कि अभी तो 25% सीटों का भी जो है फाइनल नतीजा नहीं आया है, अभी ट्रेंड पर है। हाँ, ये है कि अब जो है राउंड्स थोड़ा बढ़ रही है। तेजस्वी का 27 राउंड तक मैंने देखा था, अभी का अपडेट नहीं है मेरे पास। अगर अमलिंदु भैया देख रहे हैं तो बता देंगे, राघोपुर असेंबली चेक करके। बलरामपुर में देखिए 75,000 के लगभग वोट सीपीआईएमएल के महबूब आलम को है और 73,000 वोट एमआईएम को है। और जो वहाँ एनडीए का उम्मीदवार है उसको लगभग उससे 3,000 वोट ज़्यादा है। यानी अगर वहाँ एमआईएम नहीं होती तो महबूब आलम कम से कम 50,000 वोट से चुनाव जीत रहे होते, जीत गए होते अभी तक। पिछले बार वो 52,000 वोट से चुनाव जीते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखते ये हैं कि नीतीश के बिना क्या पटना में अमित शाह सरकार बना लेंगे, और अगर वो नीतीश के बिना नहीं बना पाते हैं तब क्या सूरत हाल होती है? क्या नीतीश फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे बीजेपी के लिए? ये देखना होगा। इंडिया ब्लॉक तो अब सरकार नहीं बनाने जा रहा है, वो तो तय हो गया है। तस्वीर तो इधर ही है, जो इधर है वही, इससे कुछ ऊपर नीचे तस्वीर रहेगी। लेकिन ये देखना होगा कि नीतीश के बिना क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी? क्या उसकी एलजेपी हम और आरएलएम को मिला के प्लस बीजेपी 122 का मैजिक फिगर पार कर जाएंगी, या जेडीयू की उनको जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यही शायद एनालिसिस हमारे लिए करना बाकी रह गया है कि अब नीतीश का क्या रोल होगा, नीतीश कहाँ जाएंगे, क्या कुछ वो करते हुए नजर आएंगे, ये अब हम एनालिसिस जो है इसके इर्द गिर्द ही अब रह गया है। और संदेश जो सीट है वो सिर्फ 27 वोटों से जीती है, जेडीयू ने सिर्फ 27 वोटों से जीती है। तो ये एक अपडेट है यहाँ पर जो रखना मैं यहाँ चाह रही थी कि संदेश जो सीट है उसको जेडीयू ने सिर्फ 27 वोटों से जो जीता है। तो ये आप ये देखें कि जो नैरो मार्जिन है
वो भी आपको बहुत सारी सीटों पर नजर आ रहे हैं। अगर 27 से कुछ जगह पर 100, 200, 500 और 1000 भी हो सकते हैं, और उस पर निगाह रखना जरूरी है। अभी तक 43 सीट्स हैं, 43 सीटें हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग ने जीत डिक्लेयर कर दी है। 200 सीटों पर अभी जीत को डिक्लेयर करना बाकी है, और हम लगभग हम ये कहें कि 5.5 से ज़्यादा का वक्त अभी हो गया है। तो और अभी भी हम इसी पर लगे हुए हैं कि 43 जो हैं वो सीट्स पर ही सिर्फ जीत डिक्लेयर की है चुनाव आयोग ने। तो उसको समझा जा सकता है ये तमाम बातें एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग और बीजेपी का जो खेल है वो दूसरी तरफ है। बीजेपी 92 पर, 83 पर जेडीयू, आरजेडी सिर्फ 26 पर, एलजेपी 19 पर, और 5 सीटों पर कांग्रेस, और 5 ही सीटों पर एआईएमएम, और 5 ही सीटों पर हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस अब एआईएमएम और हम जैसी पार्टियों के बराबर लाकर उसको खड़ा कर दिया गया है। अभी फिलहाल के जो ट्रेंड हैं, 1, 2, 3 सीटें हो सकता है कि बढ़ जाएं, नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर दिख रही है वो तो यही है। और ये सवाल बहुत बड़े पैदा करती है। वो जो मैं बोल रही थी पहले भी, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और राहुल गांधी इन दो पर, क्योंकि नेशनल पार्टी कांग्रेस है नेशनल लेवल पर, और जिस तरह की लाइन, जिस तरह की का पूरा वैचारिक जो एक तरह की क्लैरिटी जो राहुल गांधी में नजर आती है, जिस तरह से आरएसएस के बारे में जो वो बोलते हैं सीधे तौर पर, अमित शाह और मोदी के बारे में जो वो बोलते हैं, चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह का उनका एक्सपोजर एक के बाद एक जो हो रहा है, और उसके साथ साथ अंबानी और अडानी को लेकर जो बातें कहते हुए नजर आते हैं, पूरी की पूरी बिहार के जरिए एक बार फिर से उस सब पर घात लगाने की, उस सब पर करने की जो है वो जरूरत है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी फेल हुए हैं, ये तेज प्रताप यादव जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार नतीजों को लेकर तेज प्रताप यादव जो हैं वो उनका बयान सामने आया है। हालांकि बुरी तरीके से वो खुद हार रहे हैं, तो उनके बयानों को, उनकी बातों को कितना मायने दिए जाएं। जयचंदो ने आरजेडी को खोखला कर दिया है, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। और ये उनका कहना है कि चलिए आज तेजस्वी जो हैं वो फेल हो गए हैं, ये तेज प्रताप यादव का यहाँ पर कहना है। और तेज प्रताप यादव जाहिर सी बात है कि अपने परिवार से ही एक तरह से अलग लड़के उन्होंने चुनाव लड़ा था, बुरी तरीके से वो ट्रेल कर रहे थे, और अब वो तेजस्वी यादव और इन पर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जयचंदों की वो बात कर रहे हैं, जयचंदों की पहचान की बात कर रहे हैं, और पार्टी को खोखला करने की वो बात कर रहे हैं। अमलेंदु जी, अपडेट आपके पास कुछ? नहीं, अभी कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है। जो अपडेट है वो हम लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। और बिल्कुल बुशरा जी, आप सही कह रही हैं कि अब ये धीरे धीरे अब मतलब स्थिर होने की तरफ बढ़ रहा है। कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होगा, हो सकता है कि 200 ना रहे, एनडीए 199 हो जाए, और 200 हो जाए, 204 हो जाए, कुछ भी हो सकता है मतलब। लेकिन अब वो धीरे धीरे अब आ रहा है, मतलब उस तरफ अब ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। बाकी महत्वपूर्ण सीटों की सब चीज़ें सामने आई चुकी हैं। और बहर अब इसका विश्लेषण जो हम लोग जब 7 बजे बैठेंगे न्यूज़ पॉइंट में, तब उस समय भी किया जाएगा कि ये चुनाव था कि नहीं था, और चुनाव अगर था तो इसका किस तरीके से विश्लेषण किया जाए, और चुनाव नहीं था तो क्या किया जाए। तो फिर सोचना है जनता को, राजनीतिक दलों को, और जो सचेत नागरिक हैं उनको भी सोचना है कि क्या किया जाए। और ये भी सोचना है कि आखिर किस तरीके से लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, वो क्यों इस तरीके से भर के गिर रहे हैं। मैं पहले भी एक बात कहता रहा हूँ बुशरा जी कि कोई भी सभ्यता या कई एक व्यवस्था जो होती है, उसकी उम्र अब तक जो दुनिया का इतिहास रहा है वो 100 वर्ष से ज़्यादा का लगभग नहीं रहा है। मतलब 100 वर्ष में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहे किसी तरीके से। तो क्या वास्तव में अब इस लोकतंत्र को, जो हम लोग कहते हैं कि 78 वर्ष का हो चुका आज़ादी को मिले हुए, तो क्या अब इस लोकतंत्र की उम्र भारत में पूरी हो रही है? क्या हम उस तक बढ़ रहे हैं? वो देशद्रोही कह लीजिए या वो लोग कह लीजिए जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से गद्दारी की, जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे, क्या वो अपने मकसद में पूरे हो जाएंगे कि जो अंग्रेज़ों के समय करना चाहते थे, वो आज़ादी की कुर्बानियाँ देने वालों के जाने के बाद जो है, और आज़ादी के 78 वर्षों के बाद उस दिशा में आगे कामयाब हो जाएंगे कि अब वो इस देश का जो है संविधान भी ध्वस्त कर दें, लोकतंत्र की मर्यादाओं को सब ध्वस्त कर दें? तो क्या हम इस तरफ बढ़ रहे हैं? आखिर विकल्प क्या है और किस रास्ते से आगे बढ़ा जाए? ठीक है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, और जैसा कि तमाम लोग कह रहे हैं और हम लोग भी इसी बात को कह रहे हैं कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में विपक्ष क्या करता? भाई विपक्ष ने 70 सालों में पहली बार हुआ
कि विपक्ष के सभी सांसद लोकसभा राज्यसभा के वो सड़क पर होते थे, सब गिरफ्तार किए गए। ये 70 सालों में पहली बार हुआ। तो विपक्ष और क्या करेगा? अरे भाई, हाथ में लालटेन लेकर, हाथ में मिट्टी का तेल लेकर संसद को आग तो नहीं लगा देगा विपक्ष। तो अगर ये काम करने लग जाएगा विपक्ष, तो फिर किस लोकतंत्र को फिर बचाने की बात करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक तरीकों से ही लड़ाई लड़नी है। और वो डेमोक्रेटिक तरीके क्या हो सकते हैं? किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को मजबूर किया जाए कि वो संविधान की रक्षा के लिए जिसकी शपथ खाई थी उस संविधान पर कायम रहें, इसके रास्ते निश्चित तौर पर तलाशने होंगे। और ये सिर्फ अकेले विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी जनता की भी है, विपक्ष की भी है, और तमाम वो सचेत नागरिक जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, उनकी भी जिम्मेदारी है मिश्रा जी। बिल्कुल। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं बल्कि वो तमाम लोग जो इस लोकतंत्र में। जी प्रफुल्ल जी प्लीज ऐड करिए। जी, मैं इस चुनाव में सिर्फ एक पॉलिटिकल आयरनी की तरफ आप सभी का और दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह विरल संजोग होता है कि 43 के नीतीश कुमार अधिक मजबूत थे, 84 के नीतीश कुमार अधिक मजबूर हैं। डबल हो जाने पर नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो गए और 43 जब थे तो बहुत मजबूत थे। मैं एक पॉलिटिकल आयरनी जो इस इलेक्शन से उभरा है, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता था जी। इसका विश्लेषण आगे होगा। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कही। और ये बात पहले भी मैंने अपने कार्यक्रम में यही बात कही भी थी कि जब इससे आधे पर थे तब वो मुख्यमंत्री बिल्कुल शॉर्ट था, वो प्रेशर बना पाए और मुख्यमंत्री बने। और जो बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और वहाँ तब वो उनके पास